हाय गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल एजुसेस, जहाँ पे हम एजुकेशन और सक्सेस के अमाल के मिशन के बारे में बात करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है आईपीआर, दैट इज़ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, और मेरा नाम है दुर्गा। और हम ज़्यादा डिले नहीं करेंगे और टॉपिक के साथ शुरू करेंगे राइट अवे। अच्छा गाइज, मैंने अपना ना पर्सनल नोट्स शेयर कर रखे, तो जो मेरी राइटिंग है और या फिर मैंने कहीं कहीं जगह पे जो स्क्रिबल कर रखा है, प्लीज़ उसे अवॉइड करना, बिकॉज पर्सनल नोट्स में कई कई बार हम कर देते हैं स्क्रिबल, ताकि हमारे को क्लैरिटी रहे चीज़ों की। तो हम आईपीआर समझें उससे पहले एक चीज़ समझ लेते हैं कि प्रॉपर्टी क्या होता है। तो प्रॉपर्टी मतलब बंडल ऑफ राइट्स, जिसमें हमारे को ओन, पोजेस और ट्रांसफ़र करने का राइट मिलता है। वो राइट्स ही हमारे होते हैं ओन, पोजेस या ट्रांसफ़र करने के। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे एक गाड़ी है या एक घर है। मैं एक घर खरीदती हूँ, तो मुझे उस घर को खरीदने के बाद मेरे जो डॉक्यूमेंट्स होंगे, उसमें अब जो पुराना ओनर है उसका नाम स्क्रैच ऑफ करके मेरा नाम लगा दिया जाएगा एज एन ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी। तो आई हैव अश्योर्ड कि मेरे को राइट ऑफ ओनरशिप मिल जाए। नाउ द सेकेंड थिंग, मैंने वो घर खरीद लिया और अब मैं उस घर में जाके रहने लग गई, तो अब माई राइट टू पोजेस द प्रॉपर्टी वो भी अकम्प्लिश हो चुका है। अब हमारा आता है थर्ड राइट, दैट इज टू ट्रांसफर। सोचिए मैं डिससेटिस्फाइड हूँ या अनसेटिस्फाइड हूँ उस प्रॉपर्टी से, तो मैं क्या करूँगी कि उस प्रॉपर्टी को फर्दर ट्रांसफर कर दूंगी या सेल ऑफ कर दूंगी। तो मैंने अपना थर्ड राइट भी अश्योर कर लिया है, दैट इज राइट टू ट्रांसफर। सेम अगर हम गाड़ी के साथ समझिए कि गाड़ी मैं खरीदती हूँ या नई गाड़ी खरीदती हूँ, तो गाड़ी के अब कागजात पर मेरा नाम आ जाएगा। मैं उस गाड़ी में बैठ के कहीं ट्रैवल करती हूँ, तो आई एम पोजेसिंग दैट प्रॉपर्टी। और मैं अब गाड़ी को आगे फर्दर बेच दूँ या उसको यूज़ ही ना करूँ, बेसिकली बेच दूँ आगे, तो उसमें मैंने ट्रांसफ़र का भी प्रॉपर्टी का जो राइट है वो भी अश्योर कर लिया। तो अब हमारी प्रॉपर्टी दो टाइप की होती है, दैट इज इनटैंजिबल एंड टैंजिबल। टैंजिबल प्रॉपर्टी वो होती है जिसे हम फिजिकली टच कर सकते हैं, और इनटैंजिबल प्रॉपर्टी वो होती है जिसे हम फिजिकली टच नहीं कर सकते हैं। टैंजिबल प्रॉपर्टी का आप एग्जांपल समझ लीजिए, कार, घर, हम उसे अपने सामने देख सकते हैं, उसे टच कर सकते हैं, उसे फील कर सकते हैं, राइट। इनटैंजिबल का समझ लीजिए, आप लोग आपका पेटेंट, कॉपीराइट, अभी आप लोगों को उस पर हम गए नहीं है, तो यू कैन इमेजिन माई लोगो, ठीक है। या फिर जो मेरा नाम है प्रोडक्ट का, दैट कैन बी इंटेंजिबल प्रॉपर्टी, ठीक है। हम पेटेंट एंड कॉपीराइट के बारे में आगे पढ़ेंगे, तो यू विल गेट इवेंचुअली क्लैरिफिकेशन कि वो चीज़ होती क्या है। एज ऑफ नाउ लेट्स मूव अहेड विद व्हाट आईपीआर इज। तो हमारा आईपीआर होता है इनटैंजिबल क्रिएशन ऑफ ह्यूमन माइंड। तो जो भी क्रिएशन ऑफ ह्यूमन माइंड, जिसको हम फील नहीं कर सकते, जिसे हम टच नहीं कर सकते, दैट इज रेगुलेटेड बाय आईपीआर, ठीक है। और उसे आईपी कहते हैं, इंटैंजिबल क्रिएशन ऑफ ह्यूमन माइंड, उसे आईपी कहते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, राइट। तो जो भी राइट्स हमारे आईपी के ऊपर अप्लाई होते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे अप्लाई होते हैं, दे आर नोन एज आईपीआर। आईपी क्या हो गया? इंटैंजिबल क्रिएशन ऑफ ह्यूमन माइंड, राइट। अब हमारे जो इंटैंजिबल प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफ़र भी हो सकती है या ट्रांसलेटेड भी हो सकती है टैंजिबल फॉर्म में, ठीक है। और जब वो टैंजिबल फॉर्म में ट्रांसलेट होती है, तब भी जो उसके राइट्स थे, जो उसके इनटैंजिबल वर्जन के साथ अटैच थे, वो उसके टैंजिबल वर्जन के साथ भी दोबारा अटैच हो जाएंगे। अब हम मूव करेंगे आगे हिस्ट्री पे ऑफ आईपीआर। तो आईपीआर सबसे पहले मेंशन हुआ था हमारा पेरिस कन्वेंशन में। पेरिस कन्वेंशन आया था 1883 में, ठीक है। और पेरिस कन्वेंशन का मेन हाईलाइट था हमारा इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, इनोवेशंस एंड इन्वेंशंस, ठीक है। उसके 3 साल बाद आया हमारा बर्न कन्वेंशन 1886 में, और 1886 के बर्न कन्वेंशन का मेन हाईलाइट था हमारा कॉपीराइट। कॉपीराइट हमारा किस चीज़ के रिगार्डिंग? लिटरेरी, आर्टिस्टिक, ड्राइंग्स एंड एक्सेट्रा, ठीक है। उसके बाद हमारा मेजर जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ हमारे आईपी में, दैट वाज विद मैड्रिड अग्रीमेंट। मगर उससे पहले हम ये चीज़ समझ लें कि हमारा पेरिस कन्वेंशन और बर्न कन्वेंशन का मैग्ना कार्टा ऑफ आईपीआर कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे आईपीआर के ग्रोथ या उसके एवोल्यूशन को समझने के लिए, बर्न कन्वेंशन और पेरिस कन्वेंशन। अब हमारा मैड्रिड अग्रीमेंट, मैड्रिड अग्रीमेंट राइट आफ्टर बर्न कन्वेंशन आया, उसके 5 साल बाद। और मैड्रिड अग्रीमेंट में क्या हुआ था कि हमारे पेरिस कन्वेंशन में जो भी फॉर्मुलेशंस हुई थी, उसके बाद कुछ ऑफिसेस बने थे। सेम विद बर्न कन्वेंशन,
जो भी सारी चीज़ें डिस्कस हुई, कॉन्फ्रेंस हुई, कन्वेंशन हुआ, उसके बाद फिर थोड़े ऑफिसेज बने। अब दोनों का मेन पॉइंट ऑफ व्यू भी, दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू एक ही चीज़ था, दैट वाज आईपी से रिलेटेड। तो क्या हुआ था, उन दोनों की अमेलगमेशन हो गई थी, उन दोनों के ऑफिसेज को साथ में जॉट डाउन कर दिया गया था, दैट वाज टू फॉर्मुलेट अ न्यू ब्यूरो। ठीक है, और अब उस ब्यूरो का नाम था यूनाइटेड इंटरनेशनल ब्यूरो फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। मतलब कि पेरिस कन्वेंशन और बर्न कन्वेंशन के जितने भी ऑफिसेस थे उन्हें टुगेदर ला दिया गया था, उन्हें ज्वाइन कर दिया गया था, उन्हें कंबाइन कर दिया गया था इन ऑर्डर टू क्रिएट द यूनाइटेड इंटरनेशनल ब्यूरो फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। हमारा जो आईपीआर का टर्म है वो सबसे पहले यूज हुआ था 19th सेंचुरी में। उससे पहले आईपीआर मतलब आईपी से रिलेटेड हम बातें जरूर करते थे, मगर जो टर्म कॉइन हुआ था वो 19th सेंचुरी में हुआ था। अब हमारा हिस्ट्री में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी आईपी से रिगार्डिंग, दैट इज VIPO, दैट इज वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो जो हमारी पहली ऑर्गेनाइजेशन बनी थी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स रिगार्डिंग, दैट वाज द WIPO। ठीक है, ये 1967 में बनी थी 14 जुलाई को, और हमारे स्टॉकहोम में एक कन्वेंशन हुआ था, उसका सब्सिक्वेंट वो था ये आउटकम। और एक ये अब वीपो होता क्या है, तो वीपो मतलब एक स्पेशलाइज्ड बॉडी, वीपो मतलब एक स्पेशलाइज्ड बॉडी है ये हमारे आईपी के रिलेशन में। ठीक है, हमारा वीपो का जो मेन ऑफिस है, हेडक्वार्टर है, दैट इज इन जिनेवा। और जो वीपो के फंक्शंस क्या है, तो हमारे वीपो के फंक्शन है प्रमोट प्रोटेक्शन ऑफ आईपी राइट्स, हमारे आईपी राइट्स को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, दूसरा हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क जो होते हैं, जो कि हमारे पेरिस और बर्न जो कन्वेंशन था उसका आउटकम था, उनको अप्लाई करना। मतलब कि हमारे पेरिस और बर्न कन्वेंशन में एक फ्रेमवर्क या एक लेआउट क्रिएट हुआ था। ठीक है, अब उस लेआउट को अप्लाई करना, उसके एप्लीकेशन को हम तभी पॉसिबल कर सकते थे जब हमारे पास एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट हो। ठीक है, तो हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क है रिलेटेड टू द पेरिस एंड द बर्न कन्वेंशन, उसके लिए भी हमारा वीपो बना गया था। थर्ड था हमारा लीगल एज वेल एज टेक्निकल हेल्प, क्योंकि हमारा जो आईपी का लॉ है ये हमारे टेक्निकल एज वेल एज लीगल दोनों स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों टाइप ऑफ जॉनरे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारा आईपी के जो भी लीगल या टेक्निकल हेल्प होती है रिक्वायर्ड उसके रिगार्डिंग, वो प्रोवाइड करना नेशंस को, दैट वाज द फंक्शन ऑफ वीपो। अब हमारी जो सेकंड ऑर्गेनाइजेशन थी जो आगे आई हमारे आईपीआर से रिगार्डिंग, दैट वाज द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हमारी बनी थी 1986 में, और हमारी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी यूरोगे में, उसका आउटकम था WTO सॉरी। तो हमारा ये कंक्लूजन हो गया था, इसका मतलब इसका जो मेन पर्पस था उसका कंक्लूजन हो गया था हमारा 1993 में 15 दिसंबर को, कहाँ पे, मोरक्को में। ठीक है, मगर उसके बावजूद ये बंद नहीं हुई थी ऑर्गेनाइजेशन। क्यों? क्योंकि 15 अप्रैल 1994 को ये दोबारा एग्जिस्टेंस में आई और इसे साइन करा दिया गया। ठीक है, और साइन कौन करा, कुछ मेन जो कंट्री से उन्होंने साइन कर लिया था इसको। ठीक है, फिर हमारा 1 जनवरी 1995 को इसकी दोबारा फंक्शनिंग शुरू हो गई, राइट आफ्टर इसके 2 साल, अब 2 साल भी नहीं, आप पूरा 99, आपका 1-1.5 साल बाद इसकी फंक्शनिंग दोबारा शुरू हो गई थी, क्योंकि हमारा 1994 के एंड 1993 के एंड में बंद हुआ था। तो ये पूरा 2 साल नहीं कंसीडर करेंगे, और 1995 के स्टार्टिंग में हो रहा है, तो पूरे 2 साल नहीं, 1 साल मिनिमम आपका, मैक्सिमम मिनिमम आप समझ लीजिए। तो 1995 के स्टार्टिंग में इसकी फंक्शन दोबारा शुरू हो गई थी, और 1 जनवरी 1995 को वीपो और WTO में हमारा एक अग्रीमेंट साइन हुआ था, क्योंकि दोनों का फंक्शन और पर्पस एक ही था, दैट वाज आईपीआर से रिगार्डिंग। तो 2 अलग ऑर्गेनाइजेशन को साथ में चलाने के बजाय अब उन दोनों के बीच में एक अग्रीमेंट साइन हो चुका था रिगार्डिंग आईपीआर। ऐसा नहीं था कि एक डिसॉल्व हो गई थी दूसरी चल रही थी, मगर दोनों थी, मगर उन दोनों के बीच में अब अग्रीमेंट साइन हो गया था कुछ टर्म्स से रिगार्डिंग। अब हमारे जो कन्वेंशन है ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ आईपीआर, जिसे हम ट्रिप्स भी कहते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रिप्स इज वेरी इंपॉर्टेंट आपका आईपीआर समझने के लिए, क्योंकि हमारी आईपीआर के जो मेन 7 टाइप्स होते हैं वो ट्रिप्स में ही आए थे। तो हमारे जो ट्रिप्स के मेन आप समझ लीजिए, सॉरी ट्रिप्स है, सॉरी मैं जोन आउट हो गई थी गाइस, सॉरी। सो ट्रिप्स क्या होता है, सो ट्रिप्स इज ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स।
ठीक है। तो ट्रिप्स क्या होता है, अभी जैसे मैंने बताया कि अग्रीमेंट बिटवीन WTO और WIPO के बीच में साइन हुआ था, तो इस अग्रीमेंट को कहा जाता है ट्रिप्स। इस अग्रीमेंट को क्या कहा जाता है, ट्रिप्स। तो जो हमारा WIPO और WTO के बीच में जो भी साइन हुआ था अग्रीमेंट, दैट इज नोन एज द ट्रिप्स, जो कि हमारा ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ IPR है। तो इट इज़ अ मैंडेट अटैच्ड विद WTO। देखिए, जो हमारा वीपो है वो बहुत सालों से चलता आ रहा था, हमारा बहुत सालों से चलता आ रहा था। कैसे कि, जैसे कि आप देख लीजिए 1967 में ये इस्टेब्लिश हो गया था, ठीक है। और जो हमारा ट्रिप्स था वो काफ़ी टाइम बाद आया था, मतलब समझिए 1993 में अगर ये डिसॉल्व हो रहा है या कंक्लूड हो रहा है तो उसके बाद ही आया था, राइट। तो उसके बाद अगर आया था तो जो ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी वर्क कर रही है और अगर कोई अग्रीमेंट उसके बाद बन रहा है तो वो अग्रीमेंट सबसे पहले चलते हुए ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर थोड़ी ना मैंडेट क्रिएट कर देगी, ये अग्रीमेंट उस ऑर्गेनाइजेशन पे मैंडेट क्रिएट कर देगी जिसका आउटकम ये अग्रीमेंट था, जब जो कि WTO था। तो ट्रिप्स इज एन मैंडेट अटैच्ड विद WTO, तो इट इज अ मैंडेट फॉर WTO, इट्स अटैच्ड विद इट। तो हमारे ट्रिप्स में 7 कैटेगरीज कवर होती हैं ऑफ IPR। क्या है वो 7 कैटेगरीज? कॉपीराइट एंड रिलेटेड राइट्स, हमारा ट्रेडमार्क्स, जोग्राफिकल इंडिकेशन, इंडस्ट्रियल डिजाइन, पेटेंट्स, लेआउट फॉर इंटीग्रेटेड सर्किट्स एंड प्रोटेक्शन ऑफ अनडिस्क्लोज्ड इंफॉर्मेशन। कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स और पेटेंट हम आगे पढ़ेंगे, मैं सबका थोड़ा थोड़ा आपको ब्रीफ अप कर देती हूँ कि ये होता क्या है। जोग्राफिकल इंडिकेशन हो गया, जैसे कि हम किसी प्रोडक्ट का नाम रख दूँ या फिर मैं कोई प्रोडक्ट इज ओरिजिनल फ्रॉम अ जोग्राफिकल प्लेस लोकेशन, जैसे कि कश्मीरी एप्पल्स। तो हमारा कश्मीरी एप्पल्स का मेन जोग्राफिकल इंडिकेशन क्या है? कश्मीर, ठीक है। तो वो भी हमारा IPR में फॉलो हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, किसी भी मशीनरी की या किसी भी इंडस्ट्री से रिलेटेड मैं कोई डिज़ाइन फॉर्मुलेट कर दूँ तो वो भी हमारा IP में आ जाएगा। नेक्स्ट है लेआउट फॉर इंटीग्रेटेड सर्किट, जैसे हमारा मदरबोर्ड हो गया, फोन के सर्किट्स हो गए, किसी भी चीज़ के हमारे इलेक्ट्रिसिटी सर्किट्स, किसी भी चीज़ के हमारे सर्किट्स क्रिएट होते हैं, दैट ऑल्सो फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ IPR अकॉर्डिंग टू दी TRIPS and protection of undisclosed information. This information can be anything, कुछ भी जो information जो undisclosed है या जिसको मैं disclose नहीं करती, that can also fall under the category of TRIPS। अच्छा, TRIPS का मेन क्या मतलब मेरे को क्या लगता है इंपॉर्टेंस, कि हम अभी हमारे पास जब 3 टाइप के IPR रहते हैं, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क या पेटेंट, तो हम क्या करते हैं, हर चीज़ को उसमें घुसाने की कोशिश करते हैं कि भैया इसको भी इसमें घुसा दो, इसको भी इसमें घुसा दो, इसको भी उसमें घुसा दो, भले ही वो उसकी कैटेगरी में फॉल कर रहा हो या ना कर रहा हो, हम उसे घुसा देते हैं। मगर ट्रिप्स के बाद क्या हुआ कि हमारे पास इतनी सारी और कैटेगरीज आ गई कि अगर हम कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इस्टेब्लिश करते हैं तो वो इनमें से किसी ना किसी कैटेगरी में तो फॉल कर ही जाएगी, और वो उसकी प्रॉपर डेफिनेशन भी होगी, वो उसका प्रॉपर कैटेगराइजेशन होगा, क्योंकि वो ये 7 जो हमारी ट्रिप्स की कैटेगरीज है ये इतनी वास्ट है और इतनी सारी चीज़ें अपने अंदर कंपनी करती है कि अब हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ IPR या IP इज़ मच मोर कन्वीनियंट अगर हम कंपैरिजन करें इन तीनों के कंपैरिजन में। तो ट्रिप्स का मतलब क्या था, या ट्रिप्स किस चीज़ के बारे में बात करता है? ट्रिप्स बोलता था कि कंट्रोल ऑफ एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस इन कॉन्ट्रैक्चुअल लाइसेंसिंग। हम जब कॉन्ट्रैक्चुअल लाइसेंसिंग में पढ़ते हैं या फिर कम आगे आते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल लाइसेंसिंग में, तभी हमारे जो IP है, हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, वो उस लोगों के आगे आती है, दैट बिकम्स पब्लिक, दैट मतलब इन फ्रंट ऑफ पब्लिक, दैट इट कम्स इन फ्रंट ऑफ पब्लिक, ठीक है। तो जब चीज़ें लोगों के आगे आएगी तभी तो हमारी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस शुरू होंगी, राइट। तो क्या होता है, लोग कभी कभी इस कंपटीशन को इतना सीरियसली ले लेते हैं कि फ्रॉडुलेंट या फिर अनफेयर मीन्स यूज करके उससे कम्पीट करने की कोशिश करते हैं। तो उस एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस को इरेडिकेट करने के लिए हमारे कॉन्ट्रैक्चुअल लाइसेंसिंग में इस चीज़ के बारे में बात करता था हमारा ट्रिप्स, ठीक है। अब ट्रिप्स होता क्या है? ट्रिप्स होता है हमारा डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, ठीक है। जो भी हमारे डिस्प्यूट्स अराइज हो रहे हैं उसको उसके सेटलमेंट करना वो हमारा काम होता है ट्रिप्स का, ठीक है। तो हमारे ट्रिप्स के पास क्या क्या पावर्स है या फिर उसके अंदर क्या क्या उसके मेन फंक्शंस हैं? तो ट्रिप्स के मेन फंक्शंस हैं कि इट इज़ एम्पावर टू इस्टेब्लिश पैनल्स। अब सेटलमेंट बॉडी है मगर ये है तो अग्रीमेंट, ठीक है। तो ये अपने नीचे ऐसे पैनल्स या ऐसे एपिलेट बॉडीज बना देगा जो कि डिस्प्यूट सेटल करते हैं, ठीक है। तो ट्रिप्स इज एम्पावर टू इस्टेब्लिश पैनल्स एंड कॉन्स्टिट्यूट एपिलेट बॉडीज, क्यों? डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए, ठीक है। ट्रिप्स का एक और काम होता है कि टू अडॉप्ट
पैनल रिपोर्ट्स। अब पैनल्स तो उसने बना दिया, मगर पैनल के रिपोर्ट्स वो अगर एक्सेप्ट नहीं करेगा तो वो उसको कैसे पता चलेगा कि पैनल्स प्रॉपर्ली वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है, या प्रॉपर्ली पैनल्स अपने फंक्शंस रेगुलेट कर रही है कि नहीं कर रही। तो अगर पैनल रिपोर्ट्स आएगी तो उसे पता चलेगा कि कितने केसेस हमारे रिजॉल्व हो रहे हैं, कितने बचे हैं, कितना अच्छे से हमारा पैनल काम कर रही है। तो इट इज क्रूशियल फॉर द ट्रिप्स टू हैव पैनल रिपोर्ट्स। तो इट्स मेन अनदर फंक्शन इज टू अडॉप्ट पैनल रिपोर्ट्स। ट्रिप्स का एक और फंक्शन होता है टू एक्सरसाइज सर्वेलेंस एंड कंप्लायंस विद द डिसीजंस। हमारा जो पैनल्स बने हैं या फिर हमारी जो एप्लेट बॉडी है उसके ऊपर सर्वेलेंस रखने का, उसके ऊपर चेक रखने का भी काम हमारा ट्रिप्स का होता है। और जो उसके डिसीजंस है या फिर अगर कोई और ऑर्गेनाइजेशन को डिसीजन लेती है या फिर हमारी यही पैनल्स एप्लेट बॉडी डिसीजन लेती है तो उसके साथ डिसीजन का कंप्लायंस करना, या किसी के लिए अगर वो डिसीजन ले रही है तो क्या वो लोग उसके साथ कंप्लायंस कर रहे हैं उस डिसीजन के साथ कि नहीं, ये भी हमारा काम ट्रिप्स का ही होता है। अब वी विल मूव अहेड विद व्हाट इज आईपीआर। तो हमारा आईपीआर का मतलब है, तो आईपीआर का मतलब तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होता है, मगर अभी हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी समझते हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रेफर्स टू द क्रिएशन ऑफ माइंड। ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया कि हमारा माइंड का क्रिएशन होता है, सच एज इन्वेंशंस, लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक मार्क्स, डिजाइंस एंड सिंबल्स, नेम्स एंड इमेजेस, जो कि हमारे कॉमर्स में यूज होता है। ठीक है, पर्सनल पर्पज के लिए नहीं, मगर अगर हम कॉमर्स के लिए अगर हम उसे यूज करेंगे, कोई इन्वेंशन निकालते, लिटरेरी निकालते, आर्टिस्टिक मार्क्स, डिजाइन, सिंबल्स, नेम्स, इमेजेस, तो वो हमारे आईपी की कैटेगरी में आ जाएगा। क्या चीज? क्रिएशन ऑफ माइंड। ठीक है, तो हमारा मेन हमारा एलिमेंट है यहाँ पे कॉमर्स, क्रिएशन ऑफ माइंड एंड द एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो हमारा आईपी द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज प्रोटेक्टेड बाय लॉ। कौन से लॉज के साथ प्रोटेक्टेड है वो? जैसे पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट हो गया, जो कि इनेबल करता है, क्या इनेबल करता है या किसको इनेबल करता है? लोगों को इनेबल करता है। क्यों इनेबल करता है? टू अर्न रिकग्निशन। ठीक है, ताकि वो रिकग्निशन अटेन कर लें या फाइनेंशियल बेनिफिट ले लें। ठीक है, किस चीज़ के लिए, किस चीज़ के आउटकम के लिए, या बोलते हैं ना कि एज व्हाट, मतलब क्यों ले लें बेनिफिट? क्योंकि उन्होंने कुछ इन्वेस्ट किया होता है या उन्होंने कुछ क्रिएट किया होता है। ठीक है, कॉमर्स के लिए हमारा फाइनेंशियल बेनिफिट आ गया। ठीक है, तो हमारा कोई भी इंसान अगर कोई क्रिएशन ऑफ माइंड क्रिएट कर रहा है, मतलब क्रिएशन ऑफ माइंड कर रहा है, तो उसके रिगार्डिंग उसको रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए, बिकॉज रिकॉग्निशन लीड्स टू मोटिवेशन, मोटिवेशन लीड्स टू फर्दर इन्वेंशंस। ठीक है, तो हमारे जो फर्दर इन्वेंशंस होंगे उसकी वजह से हमारी इकोनॉमी या फिर कम्युनिटी या फिर इंडस्ट्रीज ग्रो करेंगे, राइट। तो हमारे रिकॉग्निशन देना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और हमारा फाइनेंशियल बेनिफिट भी प्रोवाइड करना। क्योंकि अगर हमने इन्वेस्ट किया या क्रिएट किया, हमारे एफर्ट्स जा रहे हैं, हमारा टाइम जा रहा है, हमारे मनी जा रहा है, तो उसके रिगार्डिंग भी हमारे को कंपनसेशन या फिर हमारे को इन रिटर्न प्रॉफिट भी रिक्वायरमेंट होती है। और हम कॉमर्स के लिए करते हैं एनीवेज, कॉमर्स का तो हमारा मेन पर्पस ही हमारा फाइनेंशियल बेनिफिट होता है। तो अब आईपीआर, अब हमारे राइट भी इसमें आ जाएगा कि आईपीआर मतलब राइट्स जो कि लोगों को दिए जाते हैं, किस चीज़ के ऊपर? उनके क्रिएशन ऑफ माइंड के ऊपर। ठीक है, किसको दिया जाता है? हमारे क्रिएटर को, जिसका क्रिएशन ऑफ माइंड हो रहा है उस क्रिएटर को दिया जाता है, और उसको एक्सक्लूसिव राइट दिए जाते हैं। एक्सक्लूसिव राइट्स मतलब कि उस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर ही दिया जाता है। ठीक है, पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर ही दिया जाता है। ठीक है, उसके अलावा किसी और चीज़ पे नहीं दिया जाता, दैट इज मीन्स एक्सक्लूसिव राइट। ठीक है, ओवर हिज और हर क्रिएशन। अच्छा, आईपीआर आपको पता ही है कि रिन्यूअल होता है, कुछ टाइम बाद रिन्यू कराना होता है इसको, और कुछ टाइम बाद इट सीजेस टू एग्जिस्ट अगर सिर्फ रिन्यू ना कराओ तो उसी चीज़ को कंसिडरेशन में रखते हुए कि फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। अब हमारे तीन मेन टाइप ऑफ आईपीआर, दैट इज पेटेंट, कॉपीराइट्स एंड ट्रेडमार्क्स। तो पेटेंट्स क्या होते हैं? पेटेंट्स मीन्स एक्सक्लूसिव राइट। एक्सक्लूसिव राइट का मैंने अभी आपको मतलब समझाया कि उसी के ऊपर ही, किसके ऊपर? प्रोडक्ट्स या प्रोसेस के ऊपर। कोई प्रोडक्ट होना चाहिए या कोई प्रोसेस होना चाहिए जो कि एक या तो नया तरीका दे किसी चीज़ को करने के लिए, प्रोवाइड्स अ न्यू वे ऑफ डूइंग समथिंग, या हमारा टेक्निकल सॉल्यूशन दे दे किसी प्रॉब्लम के लिए। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, न्यू वे कैसे हो सकता है? हमारा बल्ब पहले कैसे जलते थे? बल्ब के पास में एक रस्सी लगी होती थी, तो हम जब उस बल्ब की रस्सी को खींचते थे तब वो बल्ब जलता था, मगर वो चीज़ हमारे लिए कन्वीनियंट नहीं रहती थी। क्यों? क्योंकि उस बल्ब तक चलते आने तक के लिए हमारे पास रास्ते में इतने ऑब्स्टेकल्स होते, कभी हमें कोई कुर्सी रखी होती थी, कोई टेबल रखा होता था कि हम आते अंदर गिर जाते थे उस बल्ब तक पहुंचने से पहले। ठीक है, ऐसे समझ लीजिए एग्जाम्पल। मगर फिर हमारा एक न्यू वे ऑफ डूइंग समथिंग आ गया। क्या? हमारे स्विच बोर्ड। अब वो स्विच बोर्ड हमने वहां पे लगाना शुरू कर दिया जो दीवार के एकदम स्टार्ट होता है, ताकि हम रूम के अंदर एंटर करते ही हम दीवार पे हाथ मारे, लाइट ऑन करें, हमारे को रूम के अंदर जो भी है दिखने लग जाए। तो वी हैव फाउंड अ न्यू वे ऑफ डूइंग समथिंग। तो हमारा यहाँ पे आईपी क्या हो गया? हमारा स्विच बोर्ड, उसके पीछे का सर्किट, दैट इज आवर आईपी। ठीक है, और ऑफर्स टेक्निकल सोल्यूशन।
टेक्निकल सोल्यूशन क्या हो सकता है? टेक्निकल सोल्यूशन हो सकता है हमारा इन्वेंशन ऑफ बल्ब। पहले हमारे पास बल्ब ही नहीं था, अब हमने लाइट का इन्वेंशन कर दिया, हमने इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन कर दिया, फिर उसके बल्ब का इन्वेंशन हो गया, तो वी हैव गॉट अ टेक्निकल सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। अंधकार का अब हमारे को सोल्यूशन मिल गया, सवेरा, रोशनी, ठीक है, तो टेक्निकल सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। अभी आप थोड़ा हम टैंजिबल में जा रहे हैं, टैंजिबल एग्जाम्पल समझ रहे हैं, मगर इसी को आप इंटैंजिबल वे में आप थोड़ा समझ लीजिएगा, ठीक है। तो एक्सक्लूसिव राइट ओवर अ प्रोडक्ट और अ प्रोसेस विच प्रोवाइड्स अ न्यू वे ऑफ डूइंग समथिंग, या फिर किसी टेक्निकल सोल्यूशन को दे दे प्रॉब्लम के, ठीक है। कॉपीराइट्स, तो अच्छा ठीक है, मैं आपको पेटेंट से रिगार्डिंग तो इंटैंजिबल भी समझा ही देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। न्यू वे ऑफ डूइंग समथिंग मतलब पहले हम हो सकता है कि हम अपने जो डेटा था वो उसको हार्ड डिस्क में स्टोर करते थे, उसके बाद क्या हुआ, हार्ड डिस्क इतनी सारी बढ़ती गई है, तो हमारे लिए हार्ड डिस्क को एक टैंजिबल वे में स्टोर करना डिफिकल्ट हो गया, तो हमने अब हार्ड डिस्क की जगह गूगल ड्राइव बनानी शुरू कर दी, तो वी हैव फाउंड अ न्यू वे ऑफ डूइंग समथिंग, ठीक है। हार्ड डिस्क के अंदर का सॉफ्टवेयर, दैट इज समथिंग इंटैंजिबल, राइट। और हमारा जो गूगल ड्राइव है उसके सॉफ्टवेयर, उसकी जो कोडिंग वगैरह जो भी रहता है, दैट इज ऑल्सो इंटैंजिबल, ठीक है। तो हमारा न्यू वे ऑफ डूइंग समथिंग। अब हमारा टेक्निकल सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, पहले हमारे पास कंप्यूटर नहीं था, तो हम जो भी रिकॉर्ड रखते थे ऑफलाइन वे में रखते थे, कॉपीज में रखते थे, रजिस्टर्स में रखते थे, ड्राफ्ट्स में रखते थे। अब हम उसको कंप्यूटर में स्टोर करते हैं या फिर किसी ऑनलाइन फॉर्म में स्टोर करते हैं, सॉफ्ट कॉपी में स्टोर करते हैं, तो हमारे को टेक्निकल सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम भी मिल गया, ठीक है। कॉपीराइट्स, कॉपीराइट्स क्या होता है? कॉपीराइट्स को हम एक और वर्ड बोलते हैं कॉपीराइट्स का, दैट इज ऑथर्स राइट, ठीक है। आप तो उससे रिलेट कर लीजिएगा, क्यों ऑथर हम तब बोलते हैं ना जब हम किसी बुक के जिससे लिखा होता है उसके बारे में अगर हम रेफर कर रहे होते हैं, राइट। तो आप उधर से ही रिलेट कर लीजिएगा कि ऑथर्स राइट इज रिलेटेड टू लिटरेरी या फिर आर्टिस्टिक वर्क, ठीक है, दैट इज कॉपीराइट्स। तो कॉपीराइट में जो हमारे क्रिएटर्स होते हैं, किस चीज़ के क्रिएटर्स, हमारे लिटरेरी या आर्टिस्टिक वर्क के, ठीक है, उसकी जब राइट दिए जाते हैं दैट फॉल्स अंडर द कॉपीराइट्स, ठीक है। तो हमारे एग्जांपल्स क्या सकते हैं इसके, बुक्स हो गया, म्यूजिक हो गए, पेंटिंग्स हो गए, फिल्म्स हो गए, कंप्यूटर प्रोग्राम्स हो गए, टेक्निकल ड्राइंग्स हो गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। और ट्रेडमार्क का क्या मतलब हो गया? ट्रेडमार्क मतलब कोई भी मार्क विच इज केपेबल ऑफ बीइंग रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली, कोई भी मार्क जो केपेबल है इन इटसेल्फ, ताकि किस चीज़ के लिए, कि वो ग्राफिकली रिप्रेजेंट हो जाए, ठीक है, या वो एक और तरीके से केपेबल हो, किस तरीके से केपेबल हो कि वो जिस प्रोडक्ट या गुड्स से रिलेट करता है या फिर अटैच्ड है या फिर उससे कंबाइंड है, उस प्रोडक्ट को डिस्टिंग्विश कर दे किसी और प्रोडक्ट से। मार्क केपेबल ऑफ बीइंग रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली, और वो केपेबल हो डिस्टिंग्विशिंग द गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ वन पर्सन फ्रॉम अनदर या अदर, और जो ये वन पर्सन का गुड्स है इसके साथ ही ट्रेडमार्क अटैच होना चाहिए, ठीक है। इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं? हमारे शेप ऑफ गुड्स, पैकेजिंग और कॉम्बिनेशन, हमारे कलर्स के कॉम्बिनेशन, पैकेजिंग के कॉम्बिनेशन, किसी भी चीज़ के भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। सोशल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ व्हाट आईपीआर इज, तो आप बोल सकते हो कि हमारा आईपीआर बहुत सारे फॉर्म्स में आता है, कैन बी इन द फॉर्म ऑफ बुक्स, म्यूजिक, डिजाइंस, प्रोसेसेस, मार्क्स एक्सेट्रा, ठीक है। हमारी काफ़ी चीज़ें डे टू डे हमारे जो लाइफ के हैं दैट इज रिलेटेड टू आईपीआर, हमारा फोन, हमारा मोबाइल फोन, हमारा लैपटॉप, आज की आप वीडियो देख रहे हो इससे भी हमारे पीछे हमारा आईपीआर जुड़ा हुआ है, तो हमारा डे टू डे चीज़ें हमारी आईपीआर से अटैच्ड है, ठीक है। और आईपीआर ऐसी चीज़ थी जो पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी और विद टाइम ये ग्रो करी, विद टाइम ये आगे आई, ठीक है। अगर ये पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी और अब ये आगे आई है तो इसका मतलब ये है कि ये नेचुरल प्रोडक्ट्स नहीं है, ये मैन मेड प्रोडक्ट्स है, क्योंकि नेचुरल प्रोडक्ट्स इज देयर ऑन द अर्थ फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, बट मैन मेड प्रोडक्ट्स वर मतलब क्रिएटेड आफ्टर मैन गॉट द सेंसेस कि उसको ये चीज़ क्रिएट करना है विद टाइम। तो हमारा मैन मेड प्रोडक्ट है और इट इज़ द फ्रूट ऑफ IP, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, हमारा IPR इज द फ्रूट ऑफ IP। तो हमारा IP क्या करता है? इट फैसिलिटेट्स द वेलबींग ऑफ ह्यूमन बींग्स। कैसे? हमारा वेंटिलेशन मशीन है, अगर वेंटिलेटर है, ठीक है। अब हमारी वेंटिलेशन जो वेंटिलेटर है उसके पीछे भी तो जो सर्किट्स है, सॉकेट्स है, जो 100 चीज़ें उससे भी रिगार्डिंग हमारा क्रिएशन ऑफ माइंड अटैच्ड है, ठीक है। तो अगर वो वेंटिलेटर ना बनता तो कितने लोग अपना दम तोड़ देते, राइट। मगर वो वेंटिलेटर बना, वो IP लोगों ने क्रिएशन ऑफ माइंड अपना इम्प्लीमेंट किया, तभी तो हमारा वेलबींग ऑफ ह्यूमन बींग वॉज अश्योर्ड, ठीक है। अब IP ये एक एग्जाम्पल था, मगर इन जनरल भी हमारा IP हेल्प्स इन द वेलबींग ऑफ ह्यूमन बींग्स। अब हमारा IP जो स्टर्स इंटरेस्ट अमंग पीपल कंसर्न, इट ऑलवेज गिव्स इंटरेस्ट, मोटिवेशन, एनीथिंग जो कि लोग हमारे IP से रिलेटेड है या कंसर्न है उनको,
ठीक है। आईपी हमारी इनकम प्रोवाइड करता है एंड कॉजेज मूवमेंट ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ रिसोर्सेज इन द सोसाइटी एंड क्रिएट्स इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। ठीक है, हमारी जो चीज़ों की या रिसोर्सेज की जो मूवमेंट है उसको भी इंश्योर करता है। ठीक है, एंड क्रिएट्स इंडस्ट्री या कॉमर्स। पहले हमारी इंडस्ट्री और कॉमर्स कहाँ तक रिलेटेड थी, कहाँ तक कंफाइंड थी? हम आपको बाजरा देंगे, हम आपको वो देंगे, अनाज देंगे, आप हमें एक सोने का जो जहरात वो दे देना, ज्वेलरी दे देना। ठीक है, हमारा कॉमर्स यहाँ तक रिलेटेड था। अब हमारा कॉमर्स कहाँ तक रिलेटेड है, कहाँ तक हमारा वो है ग्रो कर चुका है कि भैया मैं तुम्हारे को 22,000 दूंगी, 40,000 दूंगी, 60,000 दूंगी, तो मुझे एक लैपटॉप देना, उस लैपटॉप से मैं इतनी चीज़ें बना दूंगी, मैं कोडिंग सीख लूंगी, मैं वेबसाइट क्रिएट कर दूंगी, मैं ब्लॉगिंग करना स्टार्ट कर दूंगी, मैं ब्लॉगिंग करना स्टार्ट कर दूंगी, मैं वीडियोज़ बनाना स्टार्ट कर दूंगी, मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव हो जाऊंगी, मैं ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, कंटेंट वो बन जाऊंगी क्रिएटर, पैसे आने लग जाएंगे। अब हमारी इंडस्ट्री इतनी एग्जैजरेट, इतनी इलैबोरेट हो चुकी है कि हमारी जो सोसाइटी है उसमें इस तरीके के अब कंपटीशन क्रिएट हो गया ताकि लोग अब हमारे जो रिसोर्सेज है उसे मूव करना शुरू कर दिए सोसाइटी में। अब हर एवरीवन इज कंपीटिंग विद ईच अदर। सो जो हमारे रिसोर्सेज थे जो पहले डॉर्मेंट भी रहते थे अब वो भी मूव कर रहे हैं सोसाइटी में। तो हमारा आईपी का एक और मेन इंपॉर्टेंस होती है दैट इज इकोनॉमिक रिटर्न। वो हमारे को इकोनॉमिक रिटर्न देता है। देखिए 60,000 का अगर मैंने लैपटॉप लिया तो मैं 60,000 के लैपटॉप से 4 लाख भी कमा सकती हूँ। कैसे? ब्लॉगिंग करके कंटेंट क्रिएटर बन के 100 चीज़ें करके, राइट। तो हमारा इकोनॉमिक रिटर्न दे दिया है। और इसका मेन फैक्टर क्या होता है कि हमारा मोटिवेट करना, किस चीज़ के लिए मोटिवेट करना लोगों को, कि फर्दर डेवलपमेंट करें वो। क्योंकि फर्दर डेवलपमेंट, मैंने आपको बताया डेवलपमेंट होगी तभी तो हमारी सोसाइटी आगे बढ़ेगी, ग्रो करेगी, इकोनॉमी, सोसाइटी, इंडस्ट्री तभी ग्रो करेगी, राइट। तो हमारे जो लॉज होती हैं, ठीक है, दैट प्रोटेक्ट द आईपी, ठीक है, किस चीज़ के अगेंस्ट? द लीगल इन्फ्रिंजमेंट्स, कि अगर हमारे लीगली कोई इंसान किसी और के लीगल राइट को इन्फ्रिंज करता है तो उस चीज़ के रिगार्डिंग जो हमारे को सेफ गार्ड करता है दैट डज द आईपी आर। ठीक है, सॉरी गाइस। फिर हमारा जो आईपीआर का होल्डर होता है, ठीक है, उसका एक्सक्लूसिव राइट होता है। एक्सक्लूसिव मतलब उसी के ऊपर राइट होता है। किस चीज़ के ऊपर राइट होता है? टू एक्सप्लॉइट हिज और हर प्रॉपर्टी। अच्छा, यहाँ पे एक्सप्लॉइट का मतलब है हमारा टू यूज। एक्सप्लॉइट का मतलब लिटरल मत जाइए कि खराब कर देना, तोड़फोड़ कर देना। एक्सप्लॉइट का मतलब यहाँ पे है टू यूज हिज और हर प्रॉपर्टी। वो कैसे यूज कर सकता है? या तो वो सेल्फ एक्सप्लॉइट कर ले, या तो वो सेल्फ यूज कर ले, या अपनी प्रॉपर्टी का जो लाइसेंस है वो किसी और को दे दे फॉर रॉयल्टी। ठीक है, हमारा आईपी इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स। अभी ह्यूमन राइट्स का पार्ट कैसे है गाइज? आई गेस इतनी वीडियो अभी तक काफ़ी है क्योंकि ऑलरेडी हमने 27 मिनट्स क्रॉस कर दिया है। तो आप इतना समझिएगा, इसके बाद बहुत इलैबोरेटिव, बहुत अच्छा मज़ा आएगा आपको इसके आगे का पढ़ने के लिए हमारे आईपी से रिगार्डिंग। इसके रिगार्डिंग हमारे पास केस लॉज भी है, सेक्शंस में भी जाएंगे हम। ट्रेडमार्क एक्ट के बारे में पढ़ेंगे हम, ट्रेड एंड मर्चेंडाइज एक्ट के बारे में पढ़ेंगे, उसके बीच में कंपैरिजन करेंगे, केस लॉज के बारे में पढ़ेंगे। काफ़ी सारे मेन केस लॉज भी है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग भी है, जेन्युइनली स्पीकिंग बहुत इंटरेस्टिंग भी है। और इसको आगे भी पढ़ेंगे इस टॉपिक को, ठीक है। और अभी हमारा मेन कंटेंट रहता है गाइस, रिमेंबर मेन कंटेंट रहता है। तो अगर आपको आईपी के बारे में, आईपीआर के बारे में और जानना है तो आप हमारी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा।